We have gathered here to take a pledge of freedom, and freedom means complete independence. Prompt action by the authorities and the removal of the organizers of civil disobedience did much to quieten India. The Congress Party made their demands, hoping to press them at a time of crisis. There were demonstrations in many places, but on duty were Indian troops and police, loyal as ever, and symbolic of the determination of India as a whole to back the United Nations. The majority of Indians know that their only chance of real freedom lies in an allied victory. दोस्तों, किसी भी चीज में फ्रीडम पाने से पहले जरूरी होता है खुद के डर से फ्रीडम पाना। और भारतीयों के गुलाम होने के पीछे ब्रिटिश नहीं बल्कि उसके अंदर का डर था, जो कि ब्रिटिश के द्वारा उसके अंदर डाली गई थी। पर अब वक्त आ गया था इसके अंदर से डर को बाहर निकालने की। साल 1930 जवाहरलाल नेहरू लोगों के बीच आते हैं और बोले, आज हम अपने देश के इतिहास में एक नए अध्याय के द्वार पर खड़े हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत का शोषण किया है, उसे भारत पर शासन करने का अब कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसीलिए अब हमें डोमिनेंस स्टेटस जैसी अधूरी बातों में कोई रुचि नहीं है। हमारा लक्ष्य केवल और केवल पूर्ण स्वतंत्रता है। The 45th session of the Indian National Congress met on the banks of the Ravi on the outskirts of Lahore. To Jawaharlal, son followed father, and declared himself a socialist and a republican. The flag of Indian independence was unfurled amidst all over the world. यह स्पीच लोगों के अंदर चिंगारी उठा दी। उसके बाद लोगों ने ब्रिटिश का इतना विद्रोह किया कि ब्रिटिश को समझौता करना पड़ा। लोगों ने ठान लिया जो हमारा है उस पर सिर्फ हमारा ही अधिकार होना चाहिए। ये विद्रोह नॉन कोऑपरेशन से भी कई गुना बड़ा था, पर इसका नाम नॉन कोऑपरेशन नहीं बल्कि सिविल डिसओबीडियंस था, जो कि गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। आइए पहले सिविल डिसओबीडियंस को समझते हैं कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है। जब कोई सरकार अपनी प्रजा के ऊपर जरूरत से ज्यादा अत्याचार करने लगता है, यानी प्रजा की मांगे पूरी नहीं करती और उसके फ्यूचर का डिसीजन भी उससे पूछे बिना ही लेने लगता है, और प्रजा इसके खिलाफ जो नीति अपनाती है, यह एक तरह से सिविल डिसओबीडियंस होता है। इसमें प्रजा के किसी भी एक व्यक्ति को आगे आकर सभी लोगों को इंस्पायर करता है उस अत्याचार का विरोध करने के लिए, और ये विद्रोह अहिंसा पूर्वक किया जाता है। इसीलिए गांधी जी ने इस नीति को अपनाया। तो चलिए गांधी जी के इस नीति को गहराई से समझते हैं कि लोगों ने सिविल डिसओबीडियंस को क्यों अपनाया, और सिविल डिसओबीडियंस लोगों के अंदर ब्रिटिश के डर को कैसे खत्म किया, और इस नीति से क्या हुआ, और इस नीति में लोगों ने किन किन दिक्कतों का सामना किया। साल 1927 ब्रिटिश के द्वारा एक कमीशन पेश किया जाता है जिसे इंडियन स्टेटरी कमीशन कहा जाता है, पर यह एक साइमन कमीशन था ताकि वो लोगों के ऊपर शासन नीति को आगे बढ़ा सके। साल 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। इस एक्ट में ये बोला गया कि हर 10 साल में इंडिया के सभी एक्ट को रिव्यू किया जाएगा और जहां उसमें सुधार की जरूरत होगी वहां पे सुधार की जाएगी। पर इस हिसाब से देखें तो 1929 में ये नीति आनी चाहिए, पर साइमन कमीशन को 2 साल पहले ही लाया जाता है। साइमन कमीशन को पहले लागू करने का मकसद कुछ और ही थी कि इंडियन लीडर ने लोगों को मेरे तरफ भड़काया है, लोग हमारे खिलाफ हो रही है। इसीलिए अगर साइमन कमीशन को पहले लाके और उसमें ऐसे रूल्स बनाए जाए जिससे कि इन सभी को अपने में मिल्लत ना हो सके और ब्रिटिश इस पर आसानी रूल कर पाए, इसीलिए उसने 2 साल पहले ही साइमन कमीशन को ले आया। पर सबसे दुख की बात यह है, जो नियम इंडिया के लिए बनाने वाली थी और जो साइमन कमीशन से इंडिया के फ्यूचर कैसे होने वाली थी, उसका डिसीजन इंडियन के अनुपस्थित में किया जाने वाला था। यानी साइमन कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था। और जब ये बात नेहरू जी को पता चला, उन्हें इस बात से बहुत गुस्सा हुआ और उन्होंने इसका विद्रोह करना शुरू कर दिया। और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंशियली उन्होंने लाहौर में लोगों को इसके विद्रोह के लिए जागरूक करना शुरू किया। उन्होंने कहा, ब्रिटिश अब पूरा आज़ादी हमसे छीनना चाहता है, इसीलिए अब हमें इसकी कोई रूल को एक्सेप्ट नहीं करना है। अब हमें पुराना स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। उन्होंने इनकिलाब जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिया और 1930 में इंडिपेंडेंस मनाना शुरू किया। उन्होंने हर जगह तिरंगा लहराया और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। और जब ये बात गांधी जी को पता चला तो उनको इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखा। उनको लगा कि लोग सही दिशा में जा रहा है, हमें इसका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा, हम सिर्फ नारे लगा के इंडिपेंडेंस नहीं लेंगे, पर हमारे पास जो चीज़ है पहले हमें उस चीज़ पे इंडिपेंडेंस पाना होगा। इसीलिए उन्होंने मार्च 1930 में दांडी यात्रा चालू किया।
इसमें गांधी जी अहमदाबाद से चलकर दांडी यानी कि गुजरात में जाके नमक बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट किया। उनका मानना था कि नमक हर किसी को चाहिए और नमक हमारे देश में बनाई जा सकती है, इसीलिए अब हम इंडियन ही नमक को बनाएंगे और अपने भाइयों के साथ बेचेंगे। क्योंकि ब्रिटिश ब्रांड का जो नमक था उसमें वो टैक्स भी लेता था, इसलिए गांधी जी को पहले उसका विद्रोह करना सही लगा। लोगों ने इसका जमकर समर्थन किया और खुद ही नमक बनाना शुरू किया। और गांधी जी बोले, सॉल्ट इज ओनली द बिगिनिंग, अब दर्शना सॉल्ट वर्क की बारी है। ब्रिटिश ने इसे एक चुनौती की तरह लिया और उसने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। उन्होंने नदी के किनारे लोगों को पीटना शुरू कर दिया, लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया और उसके साथ गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। पर लोगों ने इस नीति को नहीं छोड़ा। गांधी जी के जेल जाने के बाद सरोजनी नायडू और अब्बास तैयब ने इसे आगे बढ़ाया। गांधी जी के जेल जाने से सारे लोग गुस्सा हो गए और एक आंदोलन शुरू कर दिया जिसे जेल भरो आंदोलन कहा गया। इसमें लोग जबरदस्ती जेल के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब ब्रिटिश को लोगों को संभालना मुश्किल हो गया। ब्रिटिश को लगने लगा कि अब रूल उसके हाथ से छूट जाएगा। तब इरविन ने समझौता करना सही समझा। 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिहा किया जाता है। ब्रिटिश का कहना था कि अगर वो इसे रोकता है तो जितने भी लोग गिरफ्तार हैं उसे छोड़ दिया जाएगा, जब्त प्रॉपर्टी को छोड़ दिया जाएगा और नमक प्रोडक्शन को नहीं रोकेगा और कांग्रेस के ऊपर जो बैन लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा। और गांधी जी की मांग थी, मुझे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होना है। इरविन ने इस चीज को स्वीकार किया और गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचाया गया। Whatever the result of the mission that brought me to London, I know that I shall carry with me the pleasantest memory of my stay in the midst of the poor people of वहां पहुंचने के बाद उसे पता चला कि यहाँ तो पूरे इंडियन को बांटने की बात हो रही है। वहां अंबेडकर जी का कहना था कि उसे दलित के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया जाए, पर गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे ग्लोबल इलेक्टोरेट्स में रहना ठीक होगा। चलिए इसे समझते हैं। अगर अंबेडकर जी का कहना मान लिया जाता है और सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाई जाती है तो सिर्फ दलित कैंडिडेट ही खड़े हो पाएंगे और सिर्फ दलित कैंडिडेट के लोग ही उसे वोट कर पाएंगे। पर गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि कैंडिडेट कोई भी हो लेकिन वोट देने की अधिकार सबको होनी चाहिए। और इस चीज पर काफी बहस हुआ पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स राइट्स दे दिया गया। गांधी जी जब वहां से लौटे तो उन्होंने देखा कि लोग सुस्त हो रहे हैं और आंदोलन उसके हाथ से छूट रही है और इरविन ने जो वादा किया था वो फिर से चालू हो गया था। पर गांधी जी को इससे कोई चिंता नहीं थी। उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि एक ही देश के भाई बट रहे हैं सेपरेट इलेक्ट्रोड्स के कारण। उन्होंने उपवास रखी ताकि इसे हटाया जाए। गांधी जी 1934 को सिविल डिसओबीडियंस को बंद करके उनका पूरा फोकस सेपरेट इलेक्टोरेट्स पर हो गया था। वो अपने बात पे अड़े रहे और उपवास करते रहे। तब फाइनली सेपरेट इलेक्टोरेट्स राइट्स को हटाया गया और सिविल डिसओबीडियंस बंद करते टाइम उन्होंने कहा था ये आंदोलन बंद हो सकता है पर राष्ट्र निर्माण चलते रहना चाहिए। दोस्तों अंबेडकर जी का कहना भी सही था कि दलित को उसकी अधिकार दिया जाए, पर गांधी जी का भी कहना सच ही था। वो चाहते थे हमें आजादी तभी मिलेगी जब हम एक साथ रहेंगे, पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स के कारण लोग बट रहे थे और इसीलिए तो ब्रिटिश अंबेडकर जी को ये राइट्स भी दे दिया था।